आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक कमाल की स्पोर्ट्स मनवा। आई एम नॉट अ जीनियस सॉकर प्लेयर। ये कहानी है एक ऐसे प्लेयर की जो टैलेंट से ज्यादा अपनी कोशिशों पर यकीन रखता है। तो चलिए देखते हैं कि ये नॉन जीनियस प्लेयर कैसे अपने जुनून से पूरी फुटबॉल की दुनिया में तहलका मचाता है। तो चैप्टर की शुरुआत में हम एक जर्सी देखते हैं जो नंबर 10 को रिप्रेजेंट करती है। फिर दूसरे पैनल में बताया जाता है कि ये एक स्पेशल नंबर है जो जीनियस के पास होता है, और जिनके पास ये नंबर रहा है उन्होंने स्पोर्ट्स में हिस्ट्री बना रखी है। लेकिन मैं किसी भी तरह से कोई ग्रेट प्लेयर नहीं हूँ। ना मैं फास्ट हूँ ना ही स्ट्रांग हूँ। मेरी टेक्निक एवरेज है और मैं मेंटली स्ट्रांग भी नहीं हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे इस पिच पर सरवाइव करना है, क्योंकि जो लोग मेरे लिए सपोर्ट कर रहे हैं मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। और मेरे लिए भी हार मानना ऑप्शन नहीं है। मुझे लोगों को लगातार ये विश्वास दिलाते रहना होगा कि मैं फुटबॉल का जीनियस हूँ। अब स्टोरी सीधे कुछ साल पहले की दिखाई जाती है। एसी फिरेंजी की U17 जो अंडर 18 फुटबॉल टीम है, ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक लाइन में खड़ी हुई दिखाई जाती है। उसी वक्त नेक्स्ट पैनल में एमसी को दिखाया जाता है। वो मन ही मन कहता है, अभी अभी मुझे एक बात समझ आई है, झूठ स्नोबॉल की तरह होते हैं। शुरुआत में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा उससे भी बड़ा झूठ बोलना पड़ता है, और फिर वही छोटे छोटे झूठ इतने बड़े हो जाते हैं कि इंसान के कंट्रोल से बाहर निकल जाते हैं। अगर मैं जू को इम्प्रेस करने की कोशिश ही ना करता तो शायद ये सारी प्रॉब्लम्स कभी शुरू ही नहीं होती। नेक्स्ट पैनल में एमसी अपनी बचपन की दोस्त जू किम से फोन पर फेंक रहा होता है। वो उससे कहता है कि उसने आज 3 गोल्स मारे हैं। लेकिन असलियत ये है कि वो गोल्स उसने असली मैदान में नहीं बल्कि वीडियो गेम में मारे होते हैं। यहीं पर आखिरकार हमारे एमसी का नाम रिवील होता है। उसका नाम है जेन ली। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जेन बड़े सपने लेकर इटली के एक बड़े क्लब जुवेंटू एफसी में गया था, लेकिन वहां उसे लगातार परेशान किया गया। तंग आकर वो वहां से भागकर एक छोटे क्लब एसी फिरेंजी में चला जाता है। पर नया क्लब भी उसकी जिंदगी नहीं बदल पाता। वहां भी जेन सिर्फ एक बेंच वार्मर है, मतलब मैच में खेलने की जगह बस बेंच पर बैठने वाला प्लेयर। जेन कहता है कि यहाँ कोई उसे परेशान तो नहीं करता, लेकिन कोई उससे दोस्ती भी नहीं करता। वो इतना अकेला है कि पूरी दुनिया में उसकी सिर्फ एक ही दोस्त है, वही लाउड गर्ल जो किम। शैम बताता है कि जो किम सिर्फ उसकी दोस्त नहीं है बल्कि कोरिया में उसके लिए बड़ी बहन जैसी है। इटली आने के बाद भी वही एक है जिससे जियान अब तक टच में है। जैन को बुरा लगता है कि वो उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता कि जू को पता चले कि वो यहाँ कितनी स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन बातों बातों में जो अचानक ऐसा कुछ कह देती है जिसके बारे में जैन ने कभी सोचा ही नहीं था। जो कहती है, मैं इटली आ रही हूँ। ये सुनते ही जियान के होश उड़ जाते हैं। उसके मुंह से पानी तक निकल जाता है। अब उसका झूठ पकड़ा जाने वाला था। अगले ही पैनल में हमें ज्यू का सीन दिखाया जाता है। वो बताती है कि उसका सिलेक्शन इटली के फ्लोरेंस में एक कलिनरी स्कूल मतलब कुकिंग स्कूल में एक्सचेंज स्टूडेंट के तौर पर हो गया है। वो बहुत एक्साइटेड है क्योंकि फ्लोरेंस वही जगह है जहां हमारा MC जियन ली रह रहा है। लेकिन परेशानी अब ये है कि जियन ने उसके सामने खुद को सोकर जीनियस बता रखा है। कॉल पर ज्यू एक्साइट होकर कहती है, मैं 2 हफ्तों में वहां आ जाऊंगी। ये सुनते ही जियन के हाथ से फोन गिर जाता है। जियन को अब समझ आ चुका है कि वो पूरी तरह से फंस चुका है। दूसरी तरफ जू बस हेलो हेलो बोलती ही रह जाती है। अगले ही सीन में जियान खुद से कहता है, क्या मैं तो सिर्फ एक रिजर्व प्लेयर हूँ, मैंने कभी मैन मैच में खेला ही नहीं है। और दूसरी तरफ जो बस लगातार जेन का नाम लेती रहती है। अचानक जेन को होश आता है। तभी उसके सामने एक आदमी आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है, एक छोटे से मैच के लिए तैयार हो जाओ। हेड कोच ने कहा है कि तुम बस दूसरे स्ट्राइकर हो, तो जो भी करना है अपने दम पर करना, बस और कुछ नहीं। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। जेन अपने मन में सोचता है, शायद वो अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था ठीक से जानकारी देने में, मेरे जैसे एक रिजर्व प्लेयर के लिए। अगले सीन में MC अपनी सिचुएशन को समझाता है। अगर मैं किसी तरह रिजर्व स्क्वाड से निकलकर स्टार्टिंग स्क्वाड में घुस भी जाऊं तो भी स्टार्टिंग स्क्वाड में सिर्फ 20 खिलाड़ी होते हैं, और उन 20 में से मैच सिर्फ 11 प्लेयर्स ही खेलते हैं। बाकी 9 सिर्फ बेंच वार्मर्स होते हैं, और उन 9 में से भी सिर्फ 4 या 5 ही सब्स्टिट्यूट्स बन पाते हैं। इसका सीधा मतलब ये है, अगर मुझे किसी भी हाल में जू को ये दिखाना है कि मैं मैच खेल रहा हूं तो मुझे उन 18 प्लेयर्स के बीच रहना होगा। मैं पहले कभी इतना अच्छा नहीं था कि स्टार्टिंग 11 मेन टीम में जगह बनाने के बारे में सोच भी सकूं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब तक मेरे पास इस टीम में एक्स्ट्रा मेहनत करने की कोई असली वजह या मोटिवेशन नहीं थी। लेकिन अब मैं जू के सामने किसी भी हालत में एम्बैरेस्ड नहीं होना चाहता। अगर मुझे 2 हफ्तों के अंदर कोचेस की नजर में आना है तो सबसे पहला काम मुझे यही करना होगा, इस रिजर्व स्क्वाड से बाहर निकलना। लगता है मुझे इस मिनी गेम में ही कुछ धमाकेदार करके दिखाना होगा। कौन जानता है, शायद अगर मैं अपनी पूरी जान लगा दूं तो मैं अपनी नॉर्मल परफॉर्मेंस से कहीं बेहतर खेल पाऊं। मैं एक सेकंड स्ट्राइकर हूं। अगर मुझे किसी भी तरह रियर अटैकर बनकर
सबका ध्यान अपनी तरफ खींचना है, तो मुझे हर हाल में अटैकिंग पॉइंट्स हासिल करने पर फोकस करना होगा। अगले ही पैनल में मैच स्टार्ट हो जाता है। सीटी बजते ही बॉल मूव होना शुरू हो जाती है। प्लेयर्स तेजी से एक दूसरे को पास दे रहे हैं। जिन समझ जाता है कि छोटे फील्ड पर उसे भागने की ज्यादा जगह नहीं मिलेगी। गेम की रफ्तार बहुत तेज है और जेन को ये भी समझ आ चुका है कि बॉल के बिना भी उसे लगातार अगला मूव सोचना पड़ेगा। जेन कहता है, जब बॉल तुम्हारे पास न हो तब भी तुम्हें अहेड सोचना होता है ताकि सही जगह पर पोजीशन ली जा सके। जेन जोर से चिल्लाता है याओ और उसे एक नाइस पास मिलती है। वो नोटिस करता है कि उसके पीछे सिर्फ एक डिफेंडर है। अब जेन दिमाग का इस्तेमाल करता है। वो पहले लेफ्ट साइड पर एक फेंट मतलब धोखा देता है और फिर अचानक राइट मुड़ जाता है। डिफेंडर पूरी तरह से चकमा खा जाता है और बस व्हाट ही बोल पाता है। जेन उसे पीछे छोड़ देता है। लॉस्ट हिम। जैसे ही जेन बॉल के साथ आगे बढ़ता है उसके सामने और डिफेंडर्स आ जाते हैं, लेकिन जेन घबराता नहीं। वो समझ जाता है अगर सामने इतने खिलाड़ी हैं तो इसका मतलब है पास देने के लिए काफी खाली जगह मौजूद है। इतना सोचते ही जेन ने बॉल को मेन स्ट्राइकर की तरफ पास कर दिया। जैसे ही सारे प्लेयर्स का ध्यान बॉल पर गया, जेन एक गोस्ट यानी परछाई की तरह गायब हो गया। उसने डिफेंडर्स के ब्लाइंड स्पॉट्स का पूरा फायदा उठाया। वो मेन स्ट्राइकर की परछाई बनकर एनिमी लाइंस के अंदर घुस गया। एक डिफेंडर चिल्ला उठा। वो ऑफ साइड ट्रैप सेट करना भूल चुका था और जैसे ही जेन को मौका मिला, गोल। जेन ने 2 क्वार्टर्स में 2 गोल्स स्कोर कर दी। स्कोर अब 6-4 हो चुका था। जेन इसे सिर्फ लक कह रहा था, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस अब आसमान छू रहा था। तभी U17 फ्रेंजी के कोच लुका की एंट्री होती है। कोच जियान को अपनी पिनी मतलब ट्रेनिंग वेस्ट उतारने को कहते हैं। जैन को लगता है उसे दूसरी टीम में भेजा जा रहा है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब कोच कहता है गेट ऑफ द फील्ड। ये सुनते ही जियान पूरी तरह घबरा जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल है, क्या उसने कुछ गलत कर दिया या फिर ये कहानी कुछ और ही मोड़ लेने वाली है। अगर ये जानना है कि आगे क्या हुआ तो बने रहिए। तो चैप्टर 2 की शुरुआत उसी प्लेग्राउंड के सीन से होती है। वहीं हमारा जैन खड़ा है, अब भी पूरी तरह शॉक में। उसके कानों में कोच लुका की बातें गूंज रही हैं। एमसी अपने मन में कहता है आज मेरा पूरा दिन इतना बेकार क्यों चल रहा है। कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा मैंने सोचा था, और मैं अचानक स्टार्टर स्क्वाड में कैसे पहुंच गया। कुछ भी कहो, मुझे तो लगा था सब कुछ खत्म हो गया है क्योंकि कोच लुका ने मुझ पर चिल्लाकर फील्ड से बाहर जाने को कहा था। लेकिन फिर उनके शब्द याद आते हैं, अपने कदम सीधे स्टार्टर स्क्वाड की तरफ बढ़ाओ। मैं इतना नर्वस हूँ कि ऐसा लग रहा है मेरा दिल सीने से बाहर निकल जाएगा। ये सब कुछ मेरी हर उम्मीद से बाहर था। नेक्स्ट पैनल में कोच हमारे जियान को बुलाते हैं और तभी एंट्री होती है हेड कोच की, जिनका नाम टोनी है। वो U17 फिरेंजे के हेड कोच हैं और सच बताऊं तो ये हेड कोच बिल्कुल एवेंजर्स के निक फ्यूरी जैसे लगते हैं। बस फर्क इतना है कि इनके सिर पर पूरे बाल हैं। खैर छोड़ो, स्टोरी पर वापस आते हैं। नेक्स्ट पैनल में कोच टोनी बड़े प्यार और शांति से जियान से कहते हैं, सॉरी तुम्हें अचानक बुला लिया, लेकिन आज तुम टीम के लिए सेकंड स्ट्राइकर के तौर पर खेलोगे। ये सुनते ही जियान पूरी तरह नर्वस हो जाता है। वो बस हकलाते हुए कह पाता है यस कोच। इसके बाद वो वार्म अप के लिए चल देता है, लेकिन वो इतना डरा हुआ होता है कि उसकी चाल ही अजीब हो जाती है, जैसे उसके पैर उसके नहीं हो। उसे इस हालत में जाता देख कोच टोनी भी मन ही मन सोचने लगते हैं ये ठीक तो रहेगा ना। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ समय पहले का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कोच लुका हेड कोच टोनी के पास आकर कहता है आज जैन प्रैक्टिस मैच में कुछ अलग ही लग रहा था। ये सुनते ही हेड कोच टोनी भी थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। कोच लुका आगे कहता है मुझे नहीं पता उसे क्या हो गया है, लेकिन आज उसने सच में अपनी पूरी जान लगा दी। शायद वो आखिरकार सही रास्ते पर आ रहा है। ये सब सुनकर कोच टोनी शांत स्वर में कहते अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस पर ज्यादा दबाव मत डालना। बस वही करते रहो जो तुम अब तक करते आए। कोच लुका सिर हिलाते हुए जवाब देता है बिल्कुल, मैं बस दूर से उस पर नजर रखूंगा। इन बातों के साथ ही हमें जिन के बचपन का सीन दिखाया जाता। 3 साल पहले जियान एक बॉय वंडर था। सीरी ए के बड़े बड़े क्लब्स उसे साइन करना चाहते थे। वो जुवेंटू FC गया, लेकिन भारी प्रेशर की वजह से वहां उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया। जैसे ही ये खबर हेड कोच टोनी तक पहुंची, उन्होंने उस वक्त भी सीधे जियान से बात करने की कोशिश की, लेकिन टोनी अपने मन में सोचते हैं मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस पर मदद करने के बजाय और दबाव ही डाल रहा हूँ। उसके बुरे दौर में वो ठीक से खेल भी नहीं पा रहा था, फिर भी मैंने उसे अपनी टीम में शामिल किया और हम सब बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब वो आखिरकार अपनी पुरानी फॉर्म में वापस लौटे। जिन पिछले 2 सालों से एक ही जगह अटका हुआ है, लेकिन एक पल के लिए भी मुझे उसकी काबिलियत पर शक नहीं हुआ। जान तुम सॉकर के एक जीनियस हो, बस अभी तक तुम्हें खुद इस बात का एहसास नहीं हुआ है, और अब आखिरकार वो वक्त आ गया है जब तुम्हें खुद ये दरवाजा खोलना होगा और हमें दिखाना होगा कि तुम क्या कर सकते हो। ये सारी बातें हेड कोच टोनी अपने मन ही मन सोच रहे होते हैं। नेक्स्ट पैनल में मैच स्टार्ट होते हुए दिखाया जाता है। वहाँ एक प्लेयर को दिखाया जाता है जिसका नाम जीनो है।
वो टीम का सेकंड स्ट्राइकर है। ये देखते ही जीन अपने मन में सोचता है, उन्होंने कहा था कि मैं जर्सी टीम में सेकंड स्ट्राइकर हूँ, तो शायद मैं जीनो की जगह सब्स्टिट्यूट बनकर खेलने वाला हूँ। वो मुझे इसलिए नहीं खिला रहे होंगे क्योंकि उन्हें मेरी स्किल्स पर पूरा भरोसा है। ज्यादा चांस इसी बात का है कि जीनो थक गया हो, और इसका मतलब ये भी है कि सेकंड स्ट्राइकर्स के लिए फील्ड पर हालात काफी मुश्किल होते हैं। नेक्स्ट पैनल में जियान खुद से कहता है, मेरा नंबर कब आएगा, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। इतना कहते ही उसी वक्त हेड कोच टोनी उसे देखते हैं। कोच को देखकर जियान घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल वो खुद को संभाल लेता है और सोचता है, हाँ, एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर फील्ड पर उतरना ही अपने आप में काफी मुश्किल काम है। चाहे मुझे कभी भी भेजा जाए, मुझे फिजूल की बातों में उलझने की बजाय अपने गेम प्लान के बारे में सोचना चाहिए। अगले सीन में जियान बेंच पर बैठा हुआ है, लेकिन वो बस मैच देख नहीं रहा, वो उसे एनालाइज कर रहा है। वो नोटिस करता है कि जीनो को डिफेंडर्स ने ग्लू की तरह जकड़ रखा है। जियान तुरंत समझ जाता है, अगर वो भी जीनो की तरह पुराने ढंग से खेलेगा तो उसके साथ भी वही होगा, उसे भी डबल टीम कर लिया जाएगा, और इसी वजह से टीम के फॉरवर्ड बार बार बॉल गंवा रहे हैं। अब जियान को साफ समझ आ चुका है, उससे कुछ अलग करना होगा। वो खुद से पूछता है, अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं क्या करता। जितना मुझे याद है, जीनो का प्लेइंग स्टाइल बिल्कुल मेरे जैसा ही है। अगर मैं भी जीनो की तरह खेला तो जाहिर है मेरे साथ भी डबल टीमिंग होगी। मुझे अपने फायदे के लिए पूरे फील्ड का इस्तेमाल करना होगा, मतलब एक ही जगह रुके रहने की बजाय पूरे फील्ड में घूम कर खेलना। अगर मैं अपने डिफेंडर को साइड की तरफ या मिडफील्ड की गहराई में खींच ले जाऊं तो ओपोनेंट्स की डिफेंस में खाली जगह बनेगी, और वही मैच जीतने का मेरा चांस होगा। लेकिन फिर एक डर उसे पकड़ लेता है, जब जीनो जैसा खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहा है जो मुझसे भी बेहतर है, तो मैं ये सब कैसे कर पाऊंगा, क्या मैं ये कर भी पाऊंगा। इतना सोचते ही जियान के दिमाग में उसके पास्ट का एक सीन फ्लैश होता है। उसकी माँ की आवाज, तुम्हें इससे बेहतर करना होगा, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो ना जियान, तुम्हें कामयाब होना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। अचानक जैन होश में आता है, लेकिन अब उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो बड़बड़ाता है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं उल्टी कर दूं। फिर खुद से पूछता है, पर अचानक मुझे माँ की याद क्यों आने लगी। ये सब देखते हुए हेड कोच टोनी अपने मन में सोचते हैं, लगता है वह अब भी काफी ज्यादा दबाव महसूस कर रहा है। मैंने सुना है कि जियान दबाव के साथ इसलिए जूझता है क्योंकि उसकी माँ उस पर बहुत ज्यादा दबाव डालती है। इतना सोचते ही कोच टोनी को जियान की तरफ बढ़ते हुए दिखाया जाता है। वह शांत आवाज में कहते हैं, ऐसे खिलाड़ियों के लिए एक कोच के तौर पर मैं सिर्फ एक ही काम कर सकता हूँ, उस पर भरोसा रखना और सही वक्त का इंतजार करना, और उसे उसी तरह खेलने देना जिसमें वह सबसे बेहतर महसूस करता है। कोच हल्के से जैन के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो, मैं बस जीनो को थोड़ा आराम देना चाहता हूँ, तो बस वही करो जो तुम्हें सही लगता है, ठीक है। कोच अपने मन में सोचते हैं, शायद इससे इसके कंधों से थोड़ा बोझ कम हो जाएगा, मैं इसे संचिक इसे धीरे धीरे खुलकर खेलने का मौका दूंगा। अचानक जियान बोल उठता है, ठीक है कोच। कोच मन ही मन सोचते हैं, लगता है यह तरीका काम कर गया, लेकिन जियान अंदर ही अंदर कुछ और सोच रहा सा होता है। मुझे पता था वे बस जीनो की स्टेमिना बचाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन चलो इस वजह से मुझ पर से थोड़ा दबाव तो कम हुआ। कोच टोनी भी मन में कहते हैं, यकीनन इन बातों का जियान पर कुछ न कुछ असर तो हुआ ही होगा। अगले पैनल में कोच जोर से कहते हैं, ठीक है। फिर वे जीनो को बुलाकर कहते हैं, तुम्हें सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है, तुम्हारी जगह दूसरा खिलाड़ी आएगा। अगले सीन में जियान आखिरकार मैच के लिए तैयार खड़ा है। वो खुद से कहता है, आखिरकार, जो अगले हफ्ते यहाँ आने वाली है, और यह कोई आम मैच नहीं है, यह स्टार्टर स्क्वाड का मैच है, मतलब असली मुकाबला अब शुरू होने वाला है। मुझे सिर्फ उसी पर ध्यान देना होगा जो मैं इस वक्त कर सकता हूँ। किसी भी हालत में U17 लीग गेम में खेलने का यह मौका मुझे पकड़ना ही होगा किसी भी तरह, और हाँ, मैं जीव के सामने शर्मिंदा भी नहीं हो सकता। इस पैनल में हमारा MC पूरी तरह फोकस्ड दिखता है। अगले पैनल में मैच शुरू होता हुआ दिखाया जाता है। सीटी बजते ही जियान बड़बड़ाता है, एक के बाद एक निराश करने वाले आगे पास देने के लिए कोई भी खुला मौका नहीं मिल रहा। सब्स्टिट्यूट बनकर आने का मतलब ये नहीं कि मैं सब कुछ ऐसे ही चलने दूं। गेंद को अपने कब्जे में रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तभी उसके पीछे से एक और खिलाड़ी दिखाया जाता है जो जियान को एक चालाक सी हंसी देता है, लेकिन जियान अपने मन में सोचता रहता है, मैं एक योजना बनाकर तो आया था, पर क्या यह सच में काम करेगी। ये लोग मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा निर्दयी और खतरनाक है। आखिरकार इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो मुझे मार्क कर रहा है वह वैसा ही मूव करेगा जैसा मैं सोच रहा हूँ। इतना सोचते ही जियान के पीछे वाला खिलाड़ी उसे मार्क करते हुए कहता है, या मुझे लगा था कोच जीनो की जगह किसी वाइल्ड कार्ड को भेजेंगे, पता चला ये तो बस बिना नंबर वाला बॉल बॉय है। ये सुनते ही जियान का दिमाग फिर से उसकी अंदरूनी दुनिया में चला जाता है। वह अपने सामने जू को खड़ा देखता है जो ठंडी आवाज में कहती है, तो तुम एक बॉल बॉय हो, तुमने तो बड़े गर्व से कहा था कि तुम एक सॉकर जीनियस हो, लेकिन तुम्हारी असलियत तो कुछ और ही निकली। यह सुनते ही जियान पूरी तरह सन्न रह जाता है।
लेकिन वह खुद को संभाल लेता है। वह झटके से अपने ख्यालों से बाहर आता है और सोचता है, मैं इसे खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। और अचानक दिशा बदलते हुए तेजी से दौड़ता है। मुझे अपनी योजना पूरी करने पर ध्यान देना होगा। ये देखकर उसके पीछे वाला खिलाड़ी हैरान होकर कहता है, ये हमले का मौका छोड़कर डिफेंडरों की तरफ क्यों जा रहा है? उधर हेड कोच टोनी भी मन में सोचते हैं, यह फॉरवर्ड एरिया छोड़कर मिडफील्ड की तरफ जा रहा है। अगले पैनल में कोई पीछे से चिल्लाकर कहता है, जहाँ क्या तुम डिफेंस में कोई दरार बनाने की कोशिश कर रहे हो? जियान मन ही मन कहता है, बेहतरीन, मैंने एक डिफेंडर को उसकी जगह से हटा दिया है। रास्ता खुल चुका है, अब बस किसी को इस मौके का फायदा उठाना है। तभी जियान का एक साथी खिलाड़ी चिल्लाता है, एक रास्ता खुल गया है। यह सुनते ही एक और खिलाड़ी सीधे उस खाली जगह की तरफ दौड़ पड़ता है। इसे देखकर जियान हल्की सी मुस्कान के साथ सोचता है, ये स्टार्टर खिलाड़ी वाकई बहुत जल्दी समझ जाते हैं। साइडलाइन पर हेड कोच टोनी यह सब देखकर प्रभावित होते हैं और कहते हैं, जियान की उस चाल ने डिफेंस में एक दरार पैदा कर दी है और अब जब कोई उस खाली जगह की तरफ बढ़ेगा तो दूसरा डिफेंडर उसे रोकने के लिए अपनी जगह छोड़ देगा और फिर कोई और उसकी जगह ले सकता है। और जैसे जैसे वे एक एक करके अपनी पोजीशन छोड़ते जाएंगे तो आखिरकार एक रास्ता खुल ही जाएगा। अगले पैनल में हमें जियान को दिखाया जाता है। अब गेंद उसके पास आ चुकी है। यह देखते ही हेड कोच टोनी खुशी से कहते हैं, हाँ सच है, किस्मत हमेशा सब्र करने वालों का साथ देती। उसकी रणनीति ने पूरा मैदान अपने कब्जे में ले लिया है। इसे ही कहते हैं एक असली प्रतिभा। फिर हमें जियान को दिखाया जाता है जो एक जोरदार शॉट मारता है। पीछे से कोच की आवाज आती है, यकीन नहीं होता कि ये मूव्स उस खिलाड़ी ने दिखाए हैं जिसने 2 साल से ढंग की ट्रेनिंग तक नहीं की थी। जियान के पीछे वाला खिलाड़ी भी सन्न होकर कहता है, ये लड़का ये तो किसी चिकनाई की तरह है। इसने जमे हुए खेल को एक झटके में खोल दिया। और ये क्या, ये अब भी नहीं रुका, ये फिर से दौड़ रहा है। अगले सीन में जेन गोल की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। उसका साथी खिलाड़ी उसे गेंद पास करता है। अगले पैनल में गेंद जेन के पास आती हुई दिखती है। पीछे से कोई कहता है, अगर उसने इस पास पर तुरंत वॉली मार दी तो खेल खत्म हो जाएगा। अगले सीन में जेन को एक साफ रास्ता मिल जाता है और वह एक जबरदस्त शॉट मारता है। पीछे से आवाज आती है, फुटबॉल की ऐसी समझ, ये तो बिल्कुल अलग स्तर की है। अगले पैनल में हेड कोच टोनी का सीन दिखाया जाता है। वे कहते हैं, मैं इसके बारे में गलत था। अगर इसकी यह प्रतिभा पूरी तरह जाग गई तो सिर्फ फिरेंजे का नहीं बल्कि पूरे फुटबॉल का भविष्य बदल जाएगा। इतना कहते ही जियान का मारा हुआ शॉट गोल में चला जाता है। हेड कोच टोनी कहते हैं, आगे चलकर यह पूरी दुनिया पर राज करेगा। फिर हमें जीन को दिखाया जाता है। वह खुद भी हैरान है। इसके बाद सीधा एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। लगता है कोई आने वाला है। आप समझ ही गए होंगे कौन आ रही है। हमें जू किम को दिखाया जाता है। वह जैन से बात करते हुए कहती है, अब देखते हैं तुम में कितना दम है जैन, बस वहीं रुके रहना। सॉकर जीनियस जैन।